सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि साइफर का मामला फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। ये शख्स पहले कहता था कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और की नहीं की। आज जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए तो आपने इन्हें निशाने पर रख लिया, जबकि हुकूमत जाने के बाद भी आप कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते रहे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इसको न कोई बैसाखी चाहिए होती है। इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे, उनके मुलाजिम। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि वो साकिब निसार डैम वाले बाबा को आज भी ढूंढ रही हैं ताकि पूछें कि इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। पिछले कई माह में सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफर, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ, गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफर है, किधर गया वो बयानिया? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है। उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे वो क्यों लगवाए थे हमसे? आज उन स्टिकर्स का क्या करना है? उतार के रख दें या लगे रहने दें? और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता तो उस शख्स का क्या अंजाम होता? कभी ये सोचा? आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास खत्म हो गया। तर्जुमान गवर्नर पंजाब के मुताबिक इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला किया गया है। इजलास के शुरका ने मामला वजाहत तलब होने पर इत्तफाक किया और ये फैसला किया गया है इजलास में कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने ज्वाइन किया। उस्मान, आपके पास डिटेल्स क्या है? जी, लाहौर हाई कोर्ट की हदायत की रोशनी में आज गवर्नर हाउस में इजलास हुआ। इस इजलास में गवर्नर पंजाब ने जो है वो इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और दीगर हुकाम ने इस इजलास में जो है वो शिरकत की और अपनी जो भी आईनी और कानूनी पहलुओं पर डिस्कशन थी उसे आगाह किया। इस इजलास में फैसला किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसको मजीद तशरीह और वजाहत की ज़रूरत है। इसलिए इस को लाहौर आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से मजीद तशरीह के लिए रजू किया जाएगा। जो इजलास के शुरका थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी और ये इजलास तकरीबन आज 12 बजे गवर्नर हाउस में शुरू हुआ और तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो ख़त्म हो गया। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। पेशावर हाई कोर्ट में केपी के असम्बली के बरवक्त इंतखाबात के लिए पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा करा दिया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर ने जवाब जमा कराया है। गवर्नर, हमें बता दें कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी है, सवाल किया गया है। अदालत आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी वक्त है, ये अदालत को बताया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया इस पर बाद में बात होगी, पहले तहरीरी जवाब दें कि ख़त के जवाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने कहा इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो क्या लाहे अमल होगा, यह अदालत की जानिब से सवाल किया गया। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के पीके से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया और जुमेरात तक समाअत मुलतवी कर दी गई। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान मान गया, बॉल IMF के कोर्ट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। जनरल सेल्स टैक्स भी लगेगा। सिगरेट, चीनी, मशरूबात और बैनुल-अक़वामी सफ़र भी मजीद महंगा होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या अपडेट है इस सिलसिले में?
ये जो IMF के मुतालबा थे ज्यादातर पर अमल दरामद हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन हो चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है कि 170 अरब रुपए जो टैक्सेशन होनी है, जिसके लिए मनी बजट आना, जो अशिया जिन पे टैक्स बढ़ेगा तकरीबन 1% हर GST की रेशो बढ़ाई जा रही है, उसका मिनी बजट आज आखिरी एक रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। और आज हमारी इतला के मुताबिक सुबह सदर मुल्क से वज़ीर खजाना इसहाक दार इसकी तफसीलात डिस्कस कर चुके हैं। आज कैबिनेट में उसकी मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद इसको शायद आज नहीं तो कल किसी वक्त इसी हफ्ते में ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज कर दिया जाएगा। रात जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम है उनकी तरफ से MEFP इन तमाम चीजों की तफसीलात के साथ IMF के हवाले कर दिया गया था। IMF की तरफ से आज जो हमारी इतला के मुताबिक काबीना के फैसले के बाद दोबारा मुज़ाकरात का आगाज होगा। उसमें तमाम शरायत IMF की तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अब कोर्ट IMF की कोर्ट में है कि कब वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करते हैं, कब रिकमेंडेशन भेजते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जारी करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। अभी आपको लिए चलेंगे, मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो सारी जो कैंपेन थी जिसमें उन्होंने पहले गुलामी नामंजूर वाली एक कैंपेन चलाई और कम बेश 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जलसे किए, रैलियां निकाली और गुलामी नामंजूर, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, के नारे लगाते रहे और कहते रहे। ये साइफर वाली कहानी हर जलसे में खड़े होकर कहते रहे। उसकी आपके हाफजे में होगी, उसकी फुटेजेस देखी जा सकती हैं। हर वक्त उन्होंने जाकर ये एक पूरा शोर शराबा किया कि ये एक अमेरिकन साजिश थी और उस साजिश के नतीजे में हमें ग़ुलामी मंजूर नहीं है, ये ग़ुलामी नाकाबिल कबूल है। हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा काम हुआ है और उसमें जिसने भी किया हम उसके ख़िलाफ़ बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमें ये ग़ुलामी नामंजूर है। इसी के साथ फिर उन्होंने ये कैंपेन भी स्टार्ट की और उसमें वो साइफ़र वाली कहानी फिर दोबारा साथ लेकर आते थे और उसमें आके ये उनका शोर होता था कि जी देखें ये हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश थी। और फिर वो साइफ़र की बात को हर जगह पर दोहराते थे। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, ये मार्च ऑनवर्ड्स ये कैंपेन स्टार्ट हुई और ये सितंबर पिछले साल के सितंबर तक तो ये बड़ी ज़ोर के साथ उन्होंने कैंपेन की, बल्कि अक्टूबर तक भी वो यही बात करते रहे। इसी में वो साथ उस वक़्त के सिपा सलार को ये कहते रहे कि वो मीर जाफ़र हैं, उसके साथ कहते रहे कि वो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने गद्दारी की और ये किया और वो किया। तो आज वो सारी अमरीकी साजिश कहाँ चलेगी? वो अमरीकी साजिश आज ख़त्म होगी। आज उन्होंने बरीउल जुमा करार दे दिया कि वो अमरीकी साजिश नहीं हुई। तो अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उस प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़, वो एक जुर्म जो उन्होंने किया है, वो जुर्म उन्होंने एक जाली साइफ़र को बेस बनाकर किया है। उस साइफ़र की बेसिस पर उन्होंने एक बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी है, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया है। उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसी सूरत इख्तियार की है जिसमें उन्होंने अपने हल्फ के साथ उन्होंने बेवफाई की है, जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने वो हल्फ उठाया था। उन्होंने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की? कल से वो बड़ा शोर कर रहे हैं कि देखिए आइन का तकाजा है कि इतने दिनों के अंदर इंतखाबात हो। इससे कोई कलाम नहीं है। आइन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। आइन कोई जामिद डॉक्यूमेंट नहीं है। आइन कोई पास्ट के मुतल्लिक डील नहीं करता। आइन प्रेजेंट को भी डील करता है और आइन ने फ्यूचर को भी डील करना है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ज़रा थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि जिसके होते हुए आर्टिकल 95 में जब तहरीक अदम एतमाद आपके ख़िलाफ़ आ चुकी हो, आप उस वक़्त असेंबली की डिसोल्यूशन की एडवाइस नहीं कर सकते। और इसी साइफ़र पर बेस्ड ये जो आपकी पूरी कहानी थी अमरीकी साजिश की, इसी पर बेस्ड वो ख़त आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के हवाले किया। कासिम सूरी साहब ने उसको असेंबली के अंदर लहराया और लहराने के बाद उन्होंने एक रूलिंग दी कि जब फवाद एक तकरीर कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने रूलिंग दी कि ये सारी तहरीक अदम एतमाद जो है ये इसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती और ये अब बेस्ड अपॉन दिस है। यानी असेंबली की कार्रवाई आर्टिकल 95 की, जिसकी मैंने आपके साथ अभी वजाहत की और मैंने लिंक करने की कोशिश की
कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो आप क्योंकि पहले भी अक्सरियत में एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे तो आपकी हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो गया। इसके नतीजे में अपोजिशन ने विद द हेल्प ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पहले आपके अलायज थे आपके खिलाफ एक तहरीक में एतमाद लाए। आर्टिकल 95 इन प्ले आ गया। अब आर्टिकल 95 को डिफीट करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करना, क्या ये आइन से रूगर्दानी नहीं है? ये आइन से इनहराफ नहीं है? क्या आप एक ऐसे वजीर आज़म की हैसियत में थे जिसके खिलाफ तहरीक में एतमाद जमा हो चुकी थी और वाज़े तौर पे पता था कि वो तहरीक में एतमाद कामयाब होगी, न्यूमेरिकल्स नंबर की बात थी, एक तरफ नंबर ज़्यादा हो गए थे जो कि अपोजिशन थी कल की, वो हुकूमत बनाने जा रही थी। तो आपने क्या किया कि इसी साइफर की बेसिस पर आपने डिप्टी स्पीकर से एक रूलिंग दिलवाई और रूलिंग दिलवा के आपने इजलास को बर्खास्त कर दिया और नो कॉन्फिडेंस की मूव और आर्टिकल 95 को ऊंधे मुंह लिटा दिया, उसको डिफीट कर दिया। और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, यानी असेंबली की तहलील करने की वो समरी, असेंबली को तोड़ने की, असेंबली मजीद नहीं चल सकती, असेंबली को कत्ल करने की, आइन को कत्ल करने की, आपने वो समरी सदर मुमलिकत को भेज दी इसी साइफर की बेसिस पर। अब ये कंटिन्यूटी है आपके उस जुर्म की जो आपने, मैं नहीं समझता कि आपने किसी एक ऐसे एक्ट के तौर पे कर दिया जिसके पीछे आपकी ये सोच नहीं थी। आपका पूरा एक सोची समझी आपकी अपनी एक साजिश थी, आपका अपना एक प्लान था जिसके साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। अब मुझे हैरानगी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की है। आपने एक स्टे ऑर्डर देके एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक ऐसे जुर्म की है जिसके नतीजे में असेंबली टूटी, एक ऐसे जुर्म की है कि जिसके नतीजे में आपने दो ममालिक के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बुरी तरह डैमेज किया, एक ऐसे साजिश की आपने कहानी घड़ी जिसमें आपने स्टेट ऑफिशियल्स को, किसी और मुल्क के डिप्लोमेट्स को, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को अलेज किया कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये तीन बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, ये छोटे मोटे इल्ज़ाम नहीं है, ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि ममालिक के ताल्लुकात को आपस में बिगाड़ कर किसी ऐसी नहज पर भी पहुंचा सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। यानी आपका ये इल्ज़ाम लगाना और उस इल्ज़ाम के नतीजे में आपके डिप्टी स्पीकर का असेंबली की वो कार्रवाई पर एक रूलिंग देना और नो कॉन्फिडेंस की मूव को रिजेक्ट करना और उसकी बेसिस पर असेंबली की तहलील के लिए आपका वो ख़त लिखना सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत के असेंबली को तोड़ना, तो ये इससे संगीन जुर्म पाकिस्तान की आईनी तारीख में मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना है, ना मुशाहिदे में। हम 1973 से पहले की अदालती नज़ाइर उठा के देख लें जो कि उस वक़्त के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक थी, जो भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह की सूरत हाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन ने पैदा नहीं की। आज आप चैंपियन बन के खड़े हैं और आप आज 90 डेज़ के इलेक्शन पर, ठीक है, आइन में ये दर्ज है, आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे, ये दुरुस्त है। अब इसके साथ आइन में ये भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो, और अगर निगरान बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर कैसे मुमकिन होगा? यानी दो सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक़्त कौमी असम्बली और कौमी हुकूमत, कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी तो उस पर सवालात उठेंगे कि एक फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में आप दो प्रोविंसेस के जनरल इलेक्शन, और ये बात वाज़े रहे कि फ़र्क है जनरल इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में फ़र्क होता है। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है। बाई इलेक्शंस में वो ये बात करके इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि जी ठीक है फ़लाँ हल्के के अंदर इलेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके ऊपर लगा वो डस्का इलेक्शन वाला जो दाग था वो आपको भूला नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तानी कौम के हाफ़ज़े में भी है कि डस्का के इलेक्शन में आपने क्या किया था। लेकिन मैं एक बात करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि डस्का के इलेक्शंस में लेट्स से कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहे कि ये बाई इलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 हल्कों में हो रहा है। मैं इन हल्कों के अंदर वो लोग जो कि हुकूमती
जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं या वो लोग जो वज़रा में शामिल हैं वो उस हल्के के अंदर नहीं जा सकते, तो टू सम एक्सटेंट ये बात हो सकती है और उनके रूल्स के अंदर भी ये मौजूद है कि इस तरह की बात के साथ उनको रोका जा सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शंस हैं, जब वो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज़ को परसीव ही नहीं किया। और अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं। साइकिल कैसे बनाना चाहते हैं? आप साइकिल ये बनाना चाहते हैं कि फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले वक्तों के लिए सूबाई असम्बली, इन 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाब से 6 महीने पहले हो चुके हों। यानी जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों आने वाले वक्तों में भी, आज से 5 साल की बाद की असम्बली, उसके 5 साल के बाद की असम्बली, तो ये बात तय हो चुकी हो कि पहले 2 सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी और वो कौमी असम्बली का इंतखाब कराएंगी। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है, आपको ये अंदाज़ा है? आपने जब असेंबलियाँ तोड़ी तो आपकी नज़र में सिर्फ एक ही बात थी। आप अपनी इक़्तिदार की लालच में, इक़्तिदार से बाहर निकल जाने के बाद बिल्कुल हवस का शिकार हो चुके थे। आपको लग ये रहा था कि मैं कुछ भी ऐसा करूं और दोबारा इक़्तिदार में आऊं। इक़्तिदार के नशे में आप बिल्कुल बौले हुए पागलपन की हद तक, मैं आई पार्डन माई लैंग्वेज, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? यानी आपके गवर्नर जो थे उमर सरफराज चीमा, उन्होंने जो एक्ट किया पंजाब के अंदर, वो किसी से ढका छुपा है? उनके ऊपर क्या, जैसे आज आप गवर्नर से कह रहे हैं कि आपके ऊपर मैंडेटेड है कि आपने डेट देनी थी, तो क्या गवर्नर पंजाब पे जब जो उमर सरफराज चीमा थे उनके ऊपर मैंडेटेड नहीं था कि उन्होंने ओथ लेना था? आप आइन को तोड़ें तो वो मजाक है। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम कर रहे हैं जो कि भी हमने वो काम किया भी नहीं। जस्टिफाइड है ये बात कि अगर गवर्नर पंजाब एडवाइस के नतीजे में उसकी तहलील करने का कोई हुक्मनामा जारी करते तो फिर उनको तारीख देने की आर्टिकल 105 में पाबंदी थी। लेकिन जब उन्होंने उसको ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एडवाइस